रामनगर में मंडी में किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित, कृषि योजनाओं पर दी गई जानकारी। मौके पर कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। काशीपुर में धान वैरायटी 126 को लेकर किसान में आक्रोश। मंडी गेस्ट हाउस पर किसानों ने किया विरोध। किसानों और राइस मिलों के बीच हुआ समझौता। अल्मोड़ा के तल्ला गेराड में साइबर जागरूकता कार्यक्रम। थानाध्यक्ष ने दी साइबर जागरूकता की जानकारी। गांव में वितरित हुए पंपलेट। हल्द्वानी में मिलावटखोरों पर प्रशासन की कार्रवाई। गंदगी में बनते खाद्य पदार्थ की अवैध टैक्सियां सीज। रायवाला के जंगल में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक। पुलिस ने प्रथम दृष्टिकोण बताया आत्महत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा मौत का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीयकृत स्टूडियोज का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून का, जहां सीएम धामी शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840
नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें अभी किस विषय में कितनी और अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके माध्यम से राज्य और देश के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PME विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। और रामनगर मंडी समिति की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार की कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास की जानकारी वीडियो कार्यक्रम के जरिए सुनने पहुंचे, जिसमें बीजेपी विधायक समेत बीजेपी नेता, नगर अध्यक्ष भूपेंद्र खाती, व्यापार मंडल के अध्यक्ष बिपिन कांडपाल, मंडी समिति के सचिव सहील अहमद सहित मंडी से जुड़े लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाती है। योजना कोष के लाभार्थी किसानों के साथ ही संवाद कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे बीच कितने महिला किसान हैं या महिला वैज्ञानिक है जो उपस्थित है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने महिला किसान या महिला एफपीओ से जुड़े, या क्योंकि मुझे सबका दिख नहीं रहा है, एक बार हाथ खड़े कर सकते हैं। बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारे बीच आते हैं। और यहाँ पर श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी, इनकी भी बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जरा सोचिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी महिला स्वामित्व वाली दुग्ध कंपनी है ये। मैंने कहा ना, महिलाएं ताकत बनकर सामने आ रही हैं। और आज तो श्रीजा के द्वारा ही आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 219 करोड़ रुपए का एकीकृत डेयरी प्लांट और 200 टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु चारा संयंत्र की भी आधारशिला रखी जाएगी। यानी उनके कदम रुकने वाले नहीं है, बल्कि और तेज रफ्तार पकड़ने वाले हैं। और देखें तो श्रीजा जैसे संगठनों के माध्यम से देश भर की महिलाएं इनसे प्रेरणा लेती हैं जब इनकी कहानी सब सुनते हैं, क्योंकि हर महिला में। और काशीपुर में धान वैरायटी PR 126 को मंडी की ओर से खरीदारी न करने पर आक्रोशित किसानों ने आज फिर से दर्जनों किसान मंडी गेस्ट हाउस के समक्ष एकत्र हुए और नारेबाजी की। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने मंडी अधिकारियों और किसानों के बीच पहुंचकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह और मंडी अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ के चलते राइस मिलरों और किसानों के बीच समझौता करा दिया। राइस मिलरों का कहना है कि धान प्रजाति 126 की रिकवरी 62% आती है, जबकि सरकार उनसे 67% की रिकवरी लेती है, जिससे कि उनका काफी नुकसान होता है। और आज किसान और राइस मिलरों के बीच समझौता हुआ है कि वे नमी के अलावा 3% एक्स्ट्रा काटेंगे, तभी धान की तुलाई हो पाएगी। उस बैठक में जो अलग अलग इशू थे धान खरीद को लेकर, उसमें जो पहला इशू जो आया था वो PR 131 का आया था। इसमें जो मिलर्स हैं और जो किसान हैं उनमें कुछ सहमति बनी है, तो उसका इशू रिजॉल्व हो गया है। इसके अलावा जो हमारा पोर्टल की दिक्कत थी उसका भी समाधान कर लिया गया है। इसके अलावा जो लगातार छुट्टियां हैं उस पर भी निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, ताकि छुट्टियों के दिन भी है जो धान की खरीद है वो की जा सके। और जो मेन इशू आज जिस पर चर्चा हुई वो PR 126 को लेकर हुई। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में एक जो समझौता है उस पर जो किसान भाई लोग हैं उस पर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उसी को लेकर एक बैठक रखी गई है। अभी उनसे वार्ता चल रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर ले और किसी प्रकार की जो है समस्या ना है। और धान खरीद अच्छी चल रही है। कुछ बारिश होने की वजह से कुछ किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, तो हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो हमारा
जो प्रोसेस है क्रय करने का वो स्मूथ रहे। बड़ा मुद्दा चल रहा था PR 126 का और किसानों को बड़ी चिंता थी। आज मीटिंग हुई, आज मिल एसोसिएशन के लोग आए, माननीय SDM काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, SMI और मिल एसोसिएशन के लोग, हमारे जितने भी किसान लीडर थे सभी आए और बैठ के सहमति हुई है कि जो PR 131 है वो तो कल भी बात हुई, वो तुलेगा बिना किसी कटौती से। जो मॉइस्चर है वही काटा जाएगा धान का, वैसे कोई एक्स्ट्रा से कटौती नहीं होगी। और जो PR 126 है इस पर 3 किलो की कटौती, क्योंकि राइस मिलर्स का कहना था कि इसमें जो है रिकवरी कम है। रिकवरी कम होने के कारण ये लोग बिल्कुल लेने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में 26 हमारे किसानों ने लगाया है। तो हम सब लोगों ने भी सहमति की और यहां पर बैठ के प्रशासन के बीच भी बैठ के बात हुई, तो 3 किलो की सहमति मिल एसोसिएशन और किसानों के बीच हमारी बनी है कि हम 3 किलो अलग से, जितना हमारा मॉइस्चर होगा उससे अलग से 26 धान पर 3 किलो की कटौती देंगे। इस पर किसान पक्ष भी सहमत है और मिल एसोसिएशन भी सहमत है। डीएम टेहरी नीतिका खंडेलवाल के निर्देशन में आपदा प्रभावित क्षेत्र रगड़ गांव और कुंड के लिए हेली सेवा के माध्यम से खाद्यान्न उठान कार्य किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने बताया है कि विभाग की ओर से धनोल्टी क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र रगड़ गांव और कुंड के लिए हेली सेवा के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक कुंड के लिए 16 कुंटल का खाद्यान्न पहुंचाया गया है। इसके साथ ही 32 कुंटल का खाद्यान्न रगड़ गांव पहुंचाया जाएगा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम धामी ने प्रदेश की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं और उनके अभिभावकों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की सभी होनहार बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये पुरस्कार, आज का ये सम्मान आप सबको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई शक्ति
और नई उमंग आप सबके अंदर पैदा करेगा और भविष्य में जिन जिन परीक्षाओं का भी आप जीवन में सामना करेंगी या जिन जिन परीक्षाओं को भी आप भाग लेंगी, उन सभी चुनौतियों को, सभी परीक्षाओं को, चाहे वो लिखित वाली परीक्षाएं हों या जीवन में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम करेगी और आपको जीवन और परीक्षाओं के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बेटियों ने पुनः अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 90% प्रत्याशी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें छात्राओं की सफलता का प्रतिशत 93% से अधिक रहा है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 83% विद्यार्थी सफल रहे हैं, उसमें भी हमारी बेटियों का प्रतिशत सफलता का 86% से अधिक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी, उस क्षेत्र में लीडर बनेंगी। नेता बनेंगी। बनेंगी नेता कि नहीं बनेंगी? कौन कौन नेता बनेगा जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि नेता केवल राजनीति के क्षेत्र में आने से नेता नहीं होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। देने के ग्राम तल्ला गेराट में सरकार जनता के द्वार साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर जागरूकता संबंध में जागृत भारत के लिए नागरिकों को शपथ दिलाई गई। इस बीच थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत की ओर से ग्राम तल्ला गेराट में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों और सभी विभागों के उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जागरूकता से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए। उत्तराखंड पुलिस एवं गौरा शक्ति साइबर अपराध के प्रति और नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया और सभी को किराएदार सत्यापन की अपील की गई। और उत्तराखंड पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के संबंध में जानकारी दी गई।
मजबूत और सक्षम हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं सतर्क रहूंगा और रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों में सुरक्षित साइबर आदतें अपनाऊंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी ऑनलाइन खतरों और दुरुपयोग से बचाऊंगा। मैं किसी भी संदिग्ध या हानिकारक ऑनलाइन व्यवहार की तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना दूंगा। मैं मजबूत अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करूंगा और नियमित रूप से उसे बदलूंगा। दीपावली पर्व से पहले बाजारों में बिकने वाले खाद्य उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 3 अवैध फैक्ट्रियों को सील कर उनके उत्पादों के सैंपल लिए गए। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और तहसीलदार कुलदीप पांडे के नेतृत्व में की गई। टीम ने अब्दुल्ला बिल्डिंग, गांधीनगर और बन भोलपोरा थाने के पीछे स्थित फैक्ट्रियों में छापेमारी की। निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्रियों में गंदगी और अस्वस्थ माहौल में खिलखिलौने और बताशे तैयार किए जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। अधिकारियों ने बताया कि फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट को उत्पादों के सैंपल परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तीनों फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के समय मिलावटखोरी या फिर अवैध उत्पादन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं दीपावली पर्व को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कमर कस ली है। जी हां, आपको बताते चले कि दीपावली त्यौहार को लेकर तैयारियां शुरू है। पलटन बाजार और लक्की बाग क्षेत्र का भ्रमण किया, पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी की पटाखों विक्रेताओं को स्पष्ट हिदायत, निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पटाखों की करें बिक्री। यातायात सुरक्षा और शांति व्यवस्था, ड्यूटी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग के लिए डीएम से किया पत्राचार। त्योहारी सीजन को लेकर देहरादून शहर में ट्रैफिक प्लान किया जारी। शहर में 14 पार्किंग स्थल किए चिन्हित। सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरों, ट्रैफिक ट्रेन और मोबाइल टीमों की तैनाती। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यातायात प्लान करें तैयार, पालन करें। और एसएसपी अजय सिंह ने कहा, ट्रैफिक प्लान की जानकारी का अपडेट लेकर भी करें आवाज। ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है, इसमें जैसे दिवाली के साथ साथ भैया दूज और आपका जो है धनतेरस और इस तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम भी रहते हैं। इसमें त्योहारों में जो है काफी सारे लोग इवेंट्स भी करते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय गृह सचिव महोदय द्वारा भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा भी की गई। और इसमें कहा गया कि जो भी हमारे अतिरिक्त फोर्स, चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो, चाहे पीआरडी के माध्यम से हो, और जो हमारे ऑफिसर्स में रहते हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स के लिए डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी पुलिस बल अतिरिक्त मिलेगा उसको भीड़भाड़ वाले स्थानों में, ट्रैफिक रेगुलेशन में, चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। क्योंकि प्राय देखा गया कि त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादातर 4 व्हीलर का ज्यादा प्रयोग करते हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी लिमिटेड हो जाती है। तो उसको देखते हुए भी जो नए पार्किंग स्थल टेम्परेरी रूप से बनाए जाएंगे, इसके संबंध में भी एक विस्तृत रूप से सभी को अवगत कराने के लिए अभी सूचना सभी पोर्टल्स पर और सभी न्यूज़पेपर में प्रसारित कर दी जाएगी, जिससे यात्रीगण जो भी हमारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर चाहे छुट्टियों में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रीगण बाहर से भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, तो उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स को भी देखा जाएगा समय रहते। हैवी ट्रैफिक जो हमारा खासकर शिमला बाईपास हो, चाहे हमारा हरिद्वार बाईपास रोड हो, तो उसको भी देखते हुए रेगुलेट करके टाइमिंग उसकी दिन में भी प्रतिबंधित त्योहारों के दिनों में की जाएगी। तो सभी से इसमें ये भी है कि हम जो अपना रेड एफएम है या अन्य जो हमारे चैनल्स है, उस पर भी हम ट्रैफिक की अपडेट लगातार इस पर पोस्ट करेंगे, जिससे जो हमारे लोग निकलते हैं त्योहारों पर उनको कहीं असुविधा ना हो। और ट्रैफिक की अपडेट्स, कोई डाइवर्जन है या कहीं पर कहीं जाम की स्थिति लग रही है, तो उसके हिसाब से अपने प्लान को थोड़ा बहुत चेंज कर लें। तो ये सभी के संबंध में बैठक हो चुकी है और सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
रायवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेपाली फार्म के जंगल में एक युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि युवक ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। मृतक की पहचान 50 वर्षीय गीता पवार के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से जनपद टिहरी का रहने वाला है। फिलहाल मृतक अपनी मां के साथ विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश में रह रहा था। मृतक ड्राइवरी का काम करता था। पिछले 2 दिनों से मृतक अपने घर नहीं गया था। रायवाला थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनवर सिंह नेगी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस को पता चला है कि जंगल में युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ है। पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाकर कुछ नमूने जांच के लिए इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलने पर गांव से परिजन ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।